हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन में आ सकता है वो कराऊंगा। ये सीरीज 100 क्वेश्चन की है। तो आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होगा और चैप्टर वाइज होगा, यानी कि आप लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस को बना सकते हो। आप लोगों को करना क्या है देखो, बाकी इस वीडियो के बाद जो दूसरी मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं डालूंगा क्लास और 50 मिक्सअप क्वेश्चन हर चैप्टर से, और वो थोड़े से लेवल उसका अप होगा। अगर आप इन दोनों लेवल के क्वेश्चन को बना लेते हो तो 20 में से क्लास 17-18 क्वेश्चन जो है आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, ये मत समझना कि एग्जैक्टली सेम वो क्वेश्चन आएगा। उससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन क्लास उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आएगा। तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लेना। एक कॉपी फटाफट आप ले लो जिसमें आप एक से लेके पूरा का पूरा 50 तक, ऐसे पूरा का पूरा 50 तक नंबरिंग कर लो। हर क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन होगा वीडियो पॉज करके पहले खुद ही आंसर देना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और 1 घंटे का टाइम निकाल लेना है, आधे घंटे का टाइम निकाल के करना अच्छे से। वीडियो पॉज करके खुद ही आंसर देना, और अगर आंसर सही है तो अच्छी बात है, लेकिन जो आंसर गलत होंगे उनको आप नोट कर लेना। और कमेंट में हर कोई अपना स्कोर जरूर बताना और बताना कि आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं। चलो पहले क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। एमसीक्यू 1 मार्क सब कुछ है, तो अगर आप वीडियो पढ़ना मतलब पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ के भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज ऑल डैश रिसीट एंड डैश पेमेंट्स फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है क्लास एनपीओ में, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हम लोग कौन सी रिसीट, क्रेडिट साइड लिखते हैं हम लोग इनकम्स को और यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिचर को। और मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन दूंगा यहाँ पे जो आपके काम की है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो उसमें सारे के सारे रेवेन्यू रिसीट्स और सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज हुई है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन उस सेल पे कोई गेन या लॉस हुआ है तो वो रिकॉर्ड होगा। डेप्रीशिएशन क्लास, रेंट, ठीक है, जो भी आपके नॉर्मल खर्चे हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे। रेगुलर रेगुलर बेसिस पे जो खर्चे होते हैं और जो रेगुलर बेसिस पे पेमेंट होती है या इनकम होती है वो रिकॉर्ड होगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? यानी कि स्पेसिफिक डोनेशन यहाँ पे नहीं आएगा, जनरल डोनेशन आएगा। क्लियर है? यानी रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू पेमेंट। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई रेवेन्यू रिसीट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा इसमें से रेवेन्यू रिसीट है, यानी जो रोजमर्रा की जिंदगी में मिलेगा आपको, जो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, डेली बेसिस पे जो आपको मिलता है या पर्टिकुलर पीरियड पे मिलता रहता है। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक डोनेशन है क्लास, ये कैपिटल सीट है। सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका रेवेन्यू रिसीट होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस क्लास कैपिटल रिसीट है, यानी कि आपकी बैलेंस शीट में जाएगा क्लास। और लेगेसी डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड, स्पोर्ट फंड मिला है क्लास, विरासत में कोई पैसे छोड़ के गया है स्पोर्ट फंड के लिए, तो वो भी आपका जाएगा क्लास कहाँ पे, बैलेंस शीट में। यानी इसमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके लिए क्लास रेवेन्यू रिसीट। ओके। थर्ड, स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव बाय एनपीओ इज शोन इन द स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा। और एंड तक सारे क्वेश्चन देखना, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ और एमसीक्यूज दूंगा चैप्टर वाइज, आप उनको बना सकते हो। जितने ज्यादा एमसीक्यूज बनाओ, ठीक है, 20 नंबर बहुत होते हैं। सोचो 20 नंबर अगर आपको मिल जाते हैं एमसीक्यूज के अंदर तो क्या बात है, फिर पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ पे दिखाते हो आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं दिखाते, हम कहाँ दिखाते हैं? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर है? तो स्पेसिफिक डोनेशन जो है हम आप कहाँ दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है? नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे नेचर के अकाउंट है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट का नेचर क्या है? रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है क्लास नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर बोला जाए कैश बुक, यानी कि सॉरी या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो उसका नेचर क्या है क्लास, तो वो रियल है। क्लियर है? चलो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्लास, देखो अगला क्वेश्चन आ ही गया। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है क्लास, बताओ जरा। इसमें से रियल अकाउंट। ओके। नेक्स्ट, चलो बताओ जरा। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम वुड बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग मेड बाय द पार्टनर। स्टेट द स्टेटमेंट, स्टेट द फॉलो, आवर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है कि अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट हमको 6%, पता है बच्चे करते क्या है, बस 6% देख लिया और बोलते हैं यस ट्रू। बेटा आप 6% किस पे देते हो पता है आपको? इंटरेस्ट ऑन लोन पे। वो भी किसके लोन पे? पार्टनर लोन पे। अब मेरा एक सवाल, सब आंसर देना कमेंट में। जितने लोगों को आते थे, कितने लोगों को आता है? क्लियर? क्लियर है?
कंजूसी मत करना, कमेंट करना कि अगर आपके बिजनेस को लॉस हो गया, अगर आपके बिजनेस को लॉस हो गया क्या तो भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे या नहीं दोगे। क्लियर है क्लास, ये बताना है आपको। चलो, और 6% क्लास तो वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे जाता है, ड्राइंग पे नहीं जाता। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन के लिए नहीं बोला है तो आप फॉल्स और ट्रू लिखना। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज डैश आउट ऑफ प्रॉफिट। हम पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, पार्टनर्स को कमीशन देते हैं, तो वो डैश आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है, तो उसको बोलते हैं क्लास इज एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी सैलरी और कमीशन जो हम पार्टनर्स को देते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। जो भी चीज आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाया है वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और जो भी चीज आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड दिखाया है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो डेबिट साइड दिखाया है वो सारा का सारा होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल पार्टनर्स विल हैव, वीडियो पॉज करके आंसर दो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स मेथड से बनाया जा रहा है तो आपको बताना है कि जो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, या कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, मे हैव क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी, या नन ऑफ दीज। तो मैं बता दूं आपको, जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस फिक्स रहता है, दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है करेंट अकाउंट। सारी चीजें करेंट अकाउंट में जाती हैं, कैपिटल में कुछ नहीं आता, बीडी और सीडी आता है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल है या कोई विड्रॉन ऑफ कैपिटल है, बस वही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। और इसका हमेशा बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस रहता है, यानी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा टू बैलेंस सीडी आएगा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का हमेशा जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, वो डेबिट बैलेंस कभी नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्लियर है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बताओ जरा फिक्स कैपिटल मेथड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आप कहाँ भेजोगे। तो मैं बता दूं आपको, चाहे क्लास फिक्स मेथड हो, फिक्स मेथड में आप कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं भेजते ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा, सारी चीजें करंट जाती हैं, ठीक है, तो ये करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, तो आएगा आंसर इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, गुडविल इज डैश असेट बट नॉट अ डैश असेट। बताओ, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, ठीक है, बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस मतलब दिखावटी एसेट, इंटेंजिबल है लेकिन दिखावटी नहीं है, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल्स, तो उसके अकॉर्डिंग परचेज गुडविल इज अकाउंटेड इन द बुक्स। मैंने गुडविल के चैप्टर में बताया था आपको, दो तरह की गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। तो किस गुडविल को आप बुक्स में दिखाओगे, परचेज या सेल्फ जनरेटेड। तो ध्यान रखना क्लास, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो हम कभी बुक्स में नहीं दिखाते, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता, वो हमने खुद बनाई है। तो हम कौन सी गुडविल को दिखाएं क्लास, परचेज गुडविल जो है वही बुक्स में रिकॉर्ड होंगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल, कौन सा सही नहीं है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, बिल्कुल है, आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। रिलायजेबल वैल्यू है, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट, ये गलत है। तो कौन सा नॉट ट्रू मतलब कौन सा गलत है, सो इट इज अ फिक्टिशियस एसेट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, चलो इस क्वेश्चन करना है, पॉज करो वीडियो, अपने आप आंसर बताओ, कमेंट करना मत भूलना कि आपका स्कोर कितना है। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं थोड़ा अपर लेवल पे, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करना, मैं बना रहा हूं प्रिपरेशन, काफी बच्चों ने बोला है। फिर भी आप लोग जो भी आपको समस्या है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट जल्दी से क्लास इसको बना लेते हैं। असेट आपको दे रखा है, असेट द टोटल असेट ऑफ फर्म इंक्लूडिंग असेट ऑफ रुपीज 5000। अच्छा, ये असेट नहीं है क्लास, ये कैश है, ठीक है, कैश जो है 5000 है, और असेट जो है वो आपको 85,000 दिया हुआ है। लायबिलिटी ऑफ द फर्म आर 30,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एंड द एवरेज प्रॉफिट 8,000 है। कैलकुलेट गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, याद है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 8,000, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। क्लियर है क्लास। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक हो सकती है, बट मैं इसे कैश मान रहा हूँ, तो इंक्लूड है तो ये 85,000 ही मान के चल रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ यही आपका टोटल असेट है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, असेट माइनस लाइबिलिटी। तो असेट कितने का 85,000 का, और लाइबिलिटी कितने का है 30,000। तो आप एट ये 80, और कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। क्लियर है। तो
तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो 85,000 में से अगर आप 30,000 घटा दोगे और उसका 10% कैलकुलेट करोगे तो आएगा 5500। क्लियर है? तो 5500 अगर मैं घटा दूं तो ये आएगा 2500। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 2500। और गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से क्या होता है बताओ? सुपर प्रॉफिट इंटू 100/रेट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 2500 इंटू 100/रेट आ जाएगा 25,000। ठीक है, तो ये जो गुडविल हमारे पास आ गया, ये आ गया 25,000। देख लो किस तरीके से कैलकुलेट करना है। मैं ये मान रहा हूँ क्लास, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन की, तो मैं ये कैश मान रहा हूँ, तो कैश ऑलरेडी इंक्लूड है इसके अंदर। ओके, चलो, तो ये हो गया 13 क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट पे। इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लास बैलेंस शीट में ये जो आईएफआर होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हम इसको हमेशा डेबिट करते हैं। जब भी हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा डेबिट होगा, जीआर हमेशा डेबिट होगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व चाहे पीएनएल हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, और जितनी इन्वेस्टमेंट हमारी कम हुई है तो हम उतने लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट, और बाकी सारा जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। यानी कि आईएफआर की एंट्री क्या होती है? आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला तो क्रेडिटेड वाला तो पॉइंट कट कर दो, क्रेडिट तो होगा नहीं। डेबिटेड बाय द अमाउंट फॉल एंड क्रेडिटेड बाय द अमाउंट इंक्रीज। देखो कभी भी आईएफआर जो है ना वो इंक्रीज नहीं होता है, हमेशा आईएफआर मतलब कि क्रेडिट कभी नहीं होता है। आईएफआर हमेशा जो होगा वो डेबिट होगा उतने अमाउंट से जितना क्लास ये फॉल हुआ है, और बाकी सारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। ओके, चलो 15 क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आंसर अपने आप दो, फिर चेक करो कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, आपको मजा आएगा कितने सही हैं। अगर आपके 50 में से इस बार हाँ 40 भी सही हैं तो अगली बार थोड़े से कम होंगे, क्योंकि अगली बार जो क्वेश्चन मैं लूंगा वो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के एग्जामिनेशन के, जो भी एग्जामिनेशन हो चुके हैं उनके मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। तो ये ध्यान, यहाँ तो मैं चैप्टर वाइज ही करा रहा हूँ आपको। एनी चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट्स इन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट एंड इनफोर्स मेकिंग ऑफ अ न्यू अग्रीमेंट इज कॉल्ड। पुराना अग्रीमेंट खत्म होगा, नया एग्रीमेंट चलेगा, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखना, ये सब तो कुछ होता ही नहीं है। क्लास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप का पुनर्निर्माण। अब बताओ क्लास कौन कौन से केस में पार्टनरशिप का पुनर्निर्माण हो सकता है? सबसे पहला चेंज इन पीएसआर के केस में, एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में। इन सब में पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी और नई पार्टनरशिप बन जाएगी। चलो नेक्स्ट, ये एक न्यूमेरिकल है, फटाफट बना लेते हैं। न्यूमेरिकल भी आता है एग्जामिनेशन में। 3:2 एक्स और वाई की रेशियो है और जेड एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए विच इक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। मुझे एक बात बताओ, जेड जो है 1/4 के लिए आ रहा है, जो इक्वली ले रहा है क्लास एक्स और वाई से। बच्चों मुझे बताओ 1/4 का आधा कितना होता है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 2/4। अरे भाई आधा पूछ रहा हूँ, डबल नहीं। तो 1/4 का आधा 1/8, यानी किसी का भी आधा करना हो तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/4 का आधा 1/8, 1/8 जो एक्स और वाई से लिया जा रहा है। तो एक्स और वाई का शेयर है 3/5, 2/5 माइनस कर देंगे कितना? 1/8, 1/8। जेड का तो है ही 1/4। और इसको रफ में करना है आपने, क्योंकि आपको टिक मार्क वाला क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, तो आपको रफ में करना है। तो ये कितना क्लास आएगा? 40। तो ये 24 माइनस 5, तो ये आ जाएगा कितना आपका? 19। ठीक है, 19/40। ये भी एलसीएम 40 आएगा, 16 में से 5 गया यानी 16 माइनस 5 11/40। और इसको नीचे 40 बनाना, 10 10 से कर देंगे 10/40। तो बस देख लेना 19 11 10, तो रेशियो का आंसर आएगा 19 11 10। ठीक है, ये क्लास कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ये 11 होगा या 10 होगा। ठीक है, ये टाइपिस्ट की मिस्टेक है, ये 11 होगा 10 होगा, तो यानी कि आप आंसर जो होगा वो भी अच्छा। अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता तो मैं नन ऑफ दीज पे लगाता, क्योंकि बोर्ड में ये आंसर ही गलत है। लेकिन अभी मुझे पता है कि मेरे टाइपिस्ट से मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे 11 करेंगे, यहाँ पे 10, और ऑप्शन जो करेक्ट है इसका बी है। ओके, चलो। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द एंट्री ऑफ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना क्लास, हम कभी भी एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, जो अनरिकॉर्डेड एसेट है वो रीवैल्यूएशन में किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। ठीक है, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, क्योंकि ये फायदा है। तो बताओ एंट्री क्या होगी? बाय इन्वेस्टमेंट, सॉरी बाय इन्वेस्टमेंट लिखा है तो हम करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो आप चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्लियर है? तो डेबिट जो होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट, और क्रेडिट जो होगा वो होगा रीवैल्यूएशन। पार्टनर्स में जो है वो नहीं जाएगा। चलो, अच्छा क्वेश्चन है क्लास। देखो पहले बड़ा क्वेश्चन है, घबराया मत करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? सुनना मेरी बात को। गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज क्रेडिटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मेरी बात समझना, पहली बात तो ये जो सेक्रीफाइसिंग जितने भी पॉइंट्स है मैं उन्हें कट कर दूं, क्योंकि गुडविल जो है
एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। एंट्री जो होती है वो होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में होती है? गेनिंग रेशियो में। क्या एंट्री होती है? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग तो बात ही काट दो। तो रिमेनिंग डेबिट होता है, रिटायरिंग क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर। यार रिमेनिंग में क्रेडिट नहीं होता, रिटायरिंग में क्रेडिट होता है। ठीक है, गुडविल एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर। करेक्ट है, रिमेनिंग पार्टनर में डेबिट होता है, रिटायरिंग पार्टनर में क्रेडिट। क्लियर है? तो इसका मतलब ऑप्शन जो है हमारा वो ऐसा एक सेकंड सी नहीं है। देखो यही तो मिस्टेक हो जाती है, आगे मैंने पढ़ा नहीं। आगे क्या लिखा है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इसमें नहीं होगा, ये गलत है। सही जो है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज डेबिटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग होती है, लेकिन किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है, तो आप ध्यान रखना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल आराम से अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट। यानी कि डेथ के टाइम पे जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है आर एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट, उसको जो प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि जो वारिस है, जो नॉमिनी है जिसकी डेथ हो गई है, उसके वारिस को जो प्रॉफिट मिले, क्या पूरे साल का मिलता है प्रॉफिट? बताओ, डेथ में पूरे साल का मिलता है? नहीं, हम देंगे जब से नया साल चालू हुआ है तब से उसकी डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द फाइन, नहीं यार, डेट ऑफ डेथ के बाद थोड़ी देंगे। सही आंसर है क्लास सी, यानी कि बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जैसे आपका ईयर शुरू हुआ तब से लेकर मरने तक का, क्योंकि उससे पहले तो प्रॉफिट का बंटवारा हो चुका होगा पिछले साल के एंड में। तो ये जो साल शुरू हुआ है वहां से लेकर जो आपका लास्ट डेट होगा, सॉरी डेट का जो डेथ का जो डेट होगा वो हम लेंगे। ठीक है, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:1, सी रिटायर हो गया। एबीसी की रेशियो 3:1 है, सी रिटायर हो गया, सी चला गया छोड़ के। एंड इफ ए एंड बी परचेज शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इक्वली, यानी कि सी जो है वो चला गया, सी का हिस्सा है 1/6। ठीक है, तो 1/6 को ए और बी बराबर बराबर परचेज कर रहे हैं क्लास। तो 1/6 का आधा भी सिखाया था ना, आधा करने का मतलब डिनोमिनेटर में डबल। ठीक है, चलो तो ये हो गया 1/6, 1/12, 1/12। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर सब लोग दो। देखो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछता हूँ ना, मेरे दिमाग में आ जाता है इसलिए पूछता हूँ, तो उसका आंसर जरूर दिया करो। रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस है वो लोन में जाता है, तो उस लोन पे कंपनी कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करेगी? रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंसिंग फिगर है वो रिटायरिंग के लोन के नाम से आता है। आपको बताना है क्लास की कंपनी कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करेगी या नहीं करेगी। ओके, तो ए के पास पहले कितना था? 3/6। बी के पास कितना था पहले? 2/6। ठीक है, सी ने ए और बी को दे दिया कितना? 1/12, 1/12। तो एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 6 दूनी 12, 2 3 6 प्लस 1, 7/12। और ये भी आएगा कितना क्लास? 12, 6 दूनी 12, 4 + 1, 4 + 1, 5/12। तो रेशियो क्या आ गया? 7:5। तो 20 का आंसर आ गया क्लास 7:5। 21, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन असेट आर ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। क्लास जब आप डिसोल्यूशन बनाते हो, याद है रिलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, तो असेट को किस वैल्यू पे ट्रांसफर करते हो रिलाइजेशन में? क्लास मार्केट वैल्यू पे नहीं करते, किस पे? बुक वैल्यू पे। ध्यान रखना, बुक वैल्यू पे। ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्लास। ठीक है, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं, जो उसकी बुक में वैल्यू उसी वैल्यू पे क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। और उसके बाद पेमेंट किस साइड होती है क्लास? जो पेमेंट करते हैं डेबिट साइड, और जो भी पैसा मिलता है रिसीट होती है वो क्रेडिट साइड। पी पार्टनर इज टू बियर द रिलाइजेशन एक्सपेंस। पी से बोला कि भाई तुम रिलाइजेशन एक्सपेंस को बियर करोगे और हम तुमको देंगे 2,000 रुपए, लेकिन पी ने रिलाइजेशन एक्सपेंस 2500 पे कर दिए। एक बात मुझे बताओ, आप जो है उसको बोल रहे हो ले भाई 2,000 रुपए रिलाइजेशन एक्सपेंस के, अब वो 2500 पे करे, 3,000 पे करे, तुम्हारा खर्चा कितना है? 2,000। तुम्हारा खर्चा कितना है? 2,000। तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड जो बैलेंस आएगा वो 2,000 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज शोन एज शेयर होल्डर फंड। यार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड में दिखाते हैं, बट इट इज शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये गलत है। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में आएगा, ना कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर आता है। क्लियर है क्लास? चलो, अच्छा क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन पॉज करके आप अपने आप बना सकते हो और आंसर बता सकते हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ अ शेयर, ध्यान रखना एक ही शेयर है और वो कितने का है? 10 रुपए का। इश्यू हुआ है 12 में, तो इश्यू कितने में हो गया? 12 में, यानी कि 10 + 2 में इश्यू हुआ है। फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड एंड 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉरफिटेड। ध्यान रखना 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम कितना है? मतलब 6 + 2, जाहिर सी बात है 2 प्रीमियम है। वो उसने दे दिया, वो फॉरफिट किया, तो कितने रुपए नहीं दिए क्लास? 4 रुपए उसने नहीं दिया।
द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ। क्लास सुनो मेरी बात को अच्छे से। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि फुल अमाउंट जो है वो मंगवा लिया है, पूरा अमाउंट मंगवा लिया है, ठीक है, पूरा अमाउंट मंगवा लिया उसने। क्लास ये दिया है, ये 8 रुपए दिया है, 4 रुपए नहीं दिया, तो कितने रुपए शेयर कैपिटल में आएगा? मैं बता दूं क्लास आपको, शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू आता है। शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल आता है 10 रुपए। अगर क्वेश्चन बोला शेयर फॉरफिट में कितना आएगा, तो शेयर फॉरफिट में आएगा 6 रुपए, क्योंकि जो प्रीमियम दे दिया है हमें उसे इग्नोर करते हैं। और अनपेड कॉल में कितना आएगा? 4 रुपए, और शेयर कैपिटल में आएगा क्लास 10 रुपए। क्लियर है यहाँ तक? तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए, टू शेयर फॉरफिट 6 रुपए, टू शेयर अनपेड कॉल 4 रुपए। चलो नेक्स्ट, मोहर लिमिटेड फॉरफिटेड 160 शेयर। खत्म करके ही छोड़ना क्लास, रुकना नहीं, तब तक से 50 क्वेश्चन ना हो जाते हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, पूरी बुक का, सॉरी। मोहर लिमिटेड ने फॉरफिट किया 160 शेयर, 10 का एक, ठीक है, ऑन विच होल्डर पेड ओनली द एप्लीकेशन। सिर्फ उसने एप्लीकेशन दे दिया 2 रुपए का। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो 8 रुपए इसका मतलब, सॉरी 2 रुपए का एप्लीकेशन दे दिया, राइट लगेगा। 10 का शेयर है, 8 रुपए उसने नहीं दिया है। क्लियर है क्लास? आउट ऑफ दिस 40 शेयर रीइश्यू टू गौरव फुल्ली पेड अप फॉर 9 पर शेयर द गेन ऑन री इशू, यानी कि जो लास्ट एंट्री पास करते हो ना, शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व, तो उस कैपिटल रिजर्व में आप कितना पैसा डालोगे, ये पूछा है आपसे। चलो एक बात बताओ बच्चों क्लास, अगर उसने 2 रुपए दिए हैं तो शेयर फॉरफिट में कितने रुपए क्लास आएंगे? 10 शेयर है, ठीक है, सॉरी 160 शेयर है, 160 शेयर ने आपको 2 रुपए दे दिए है ना, तो यानी कि आपने 320 रुपए रिसीव कर लिए। और अगर लिखा आउट ऑफ दिस 40 शेयर रीइश्यू टू गौरव फुल्ली पेड अप फॉर नो, रीइश्यू कर दिए 40 शेयर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 160 शेयर ने 2 के हिसाब से दे दिए तो 320 रुपए आपके पास आ गए, ठीक है। तो अगर आप 40 शेयर फॉरफिट करोगे, मान लेते हैं अगर आप 40 शेयर फॉरफिट करोगे, तो आपके पास कितना अमाउंट आएगा? ओनली पेड एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर, आउट ऑफ दिस 40 शेयर रीइश्यू टू गौरव फुल्ली पेड, द गेन ऑन रीइश्यू पूछा है, ठीक है। तो आपके पास आएगा क्लास कितना रुपए आएगा? आपके पास 80 रुपए। कितने रुपए क्लास आएंगे? 80 रुपए। और आपने जो डिस्काउंट दिया है उन 40 के 40 शेयर को, जो डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट कितने का दे दिया क्लास? 1 रुपए। तो 40 माइनस 1 40, तो आंसर क्लास आएगा 40 रुपए। तो इसका आंसर 40 है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऐसा मैं बताता हूँ क्यों है। इस क्वेश्चन में जरूर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। इसमें लिखा है कि 160 शेयर है, 10 का एक, ऑन विच होल्डर हैड पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹2 पर शेयर, आउट ऑफ दिस 40 शेयर री इश्यू टू गौरव एज फुल्ली पेड अप। 40 शेयर क्लास गौरव को री इश्यू हो गया है। और ये क्लास इस क्वेश्चन का आंसर तो 40 है। आप ऑप्शन ठीक कर लेना, मे बी ऑप्शन किसी और क्वेश्चन का आ गया हो, तो इसका सही जो आंसर आएगा 40। ऑब्वियस है क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन का आंसर आ गया है, तो अगर आपका 40 आया है तो आपका ठीक है, ध्यान रखना इसमें क्लास मिस्टेक, माई मिस्टेक, 40 आएगा इसमें आंसर, ओके। नेक्स्ट, इफ अ शेयर होल्डर डज नॉट पे, हाँ अगर बोर्ड की एग्जामिनेशन में आंसर आपका गलत आता है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आप अटेम्प्ट करके आना, बस छोड़ के मत आना, तभी टीचर लोग कहते हैं कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। If a shareholder does not pay his due on allotment for the amount due, there will be, क्लास अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है तो क्रेडिट शेयर अलॉटमेंट का बैलेंस क्रेडिट होगा। डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिट नहीं, ऐसा तो नहीं है। डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर अलॉटमेंट नहीं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिट नहीं। क्लास देखो, अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है तो एंट्री क्या पास करते हो अलॉटमेंट का? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड और टू शेयर अलॉटमेंट। अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट क्रेडिट होगा। क्लियर है क्लास? तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट बैलेंस इन शेयर अलॉटमेंट। डिवेंचर इज एन एविडेंस ऑफ द कंपनी बोरोइंग, कंपनी ने पब्लिक से उधार लिया है उसका सबूत है डिवेंचर। स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्लास। डिवेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डिवेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट, बोलो फटाफट डिवेंचर बैलेंस शीट में कहां पे आते? कम ऑन, नॉन करेंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, करंट लायबिलिटी, फटाफट नॉन करेंट लायबिलिटी, यानी 28 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रेस्ट्रिक्टेड टू, इश्यू ऑफ डिबेंचर पे आप जो डिस्काउंट देते हो वो डिस्काउंट मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है? 10%, 20%, 25%? तो इसका सही आंसर है क्लास नन ऑफ दीज। डिबेंचर के डिस्काउंट पे ऐसा कंपनीज एक्ट में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। चलो नेक्स्ट, डेल कंप्यूटर्स आपका प्रैक्टिकल प्लस न्यूमेरिकल सब कुछ रिवीजन हो रहा है क्लास। वीडियो लाइक करना मत भूलना, जितने भी कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं प्लीज उनको शेयर कर देना क्लास। हमारे चैनल पे कंप्लीट प्रिपरेशन चल रही कंपार्टमेंट की, आप क्लास कर सकते हो, चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए, जिस टॉपिक पे भी हेल्प चाहिए क्लास, कंपार्टमेंट की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर लेना। उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ बता रहा हूँ मैं। जब से क्लास कंपार्टमेंट का डेट फिक्स हुआ है तब से मैं डेली काम कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर। डेली वीडियो है, चाहे वो कंपनी का हो चाहे वो पार्टनरशिप का हो, आप उसको देखें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। क्लियर है क्लास?
डेल कंप्यूटर्स लिमिटेड ने इशू किया 10,008% डिबेंचर। 10,000 डिबेंचर है 100 का एक, तो यानी कि टोटल क्लास अमाउंट जो बनेगा वो क्लास कितना बनेगा, वो बनेगा 10 लाख। 10,000 डिबेंचर्स हैं, 100 का एक है, तो बनेगा कितना क्लास अमाउंट, 10 लाख। ठीक है, टोटल 10 लाख रुपए है। और एट अ प्रीमियम ऑफ 10, इशू जो हुआ 10 रुपए प्रीमियम पे हुआ 1 अप्रैल 2018 को। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर साल के एंड का बताना है। बच्चों सुन लो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज। चार्ज मतलब देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फेस वैल्यू पे देना होता है। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो हमेशा आपको फेस वैल्यू पे ही देना है। तो सॉल्व करके आ गया 80,000, टिक कर लो। आप प्लीज 10 रुपए प्रीमियम से डिस्काउंट से रिडीम हो रहा है, प्रीमियम पे रिडीम डिस्काउंट पे, या रिडीम डिस्काउंट तो खैर हो नहीं सकता, रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है पार पे, कोई लेना देना नहीं है। जितने डिबेंचर जितने का एक रुपीज आ जाएगा 10 लाख, 8% आएगा 80,000। कॉल्स इन एडवांस इज शोन एज, बताओ फटाफट, जो कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एडवांस है, ये कहाँ पे शो होगा। कॉल्स इन एडवांस जो है वो ध्यान रखना, कॉल्स इन एडवांस जो है वो कहाँ पे शो होगा, वो कॉल्स इन एडवांस शो होगा आपका लाइबिलिटी में, अदर करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट नहीं है क्लास, ध्यान रखना, करेंट लाइबिलिटी है कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट, माइनिंग राइट्स आर, बताओ फटाफट। माइनिंग राइट मतलब खनन का अधिकार, कहीं पे ना जैसे पेट्रोल पंप, पेट्रोल का नीचे से निकालते हैं या कोयला निकालते हैं, कुछ भी माइनिंग करते हैं, खनन खुदाई करते हैं, तो वो आपका क्या है, वो इंटेंजिबल है। ध्यान रखना, इंटेंजिबल, क्लियर है क्लास। इंटेंजिबल असेट्स और अंडर डेवलपमेंट या इंटेंजिबल फिक्स असेट, बताओ फटाफट। माइनिंग प्लस माइनिंग राइट होता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कौन सा शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं है। क्लास सुनो मेरी बात को, ये तीनों लाइबिलिटी है, ये तीनों शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ट्रेड रिसीवेबल क्लास अलग आता है, ट्रेड रिसीवेबल का अलग ही हेडिंग बनता है, तो इसका ऑप्शन है डी, ट्रेड रिसीवेबल क्लास असेट में आता है, ना ही वो क्लास बोरोइंग से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डज नॉट इंक्लूड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं करते क्लास, क्या इंक्लूड नहीं होता, चेक होता है, बैंक बैलेंस होता है क्लास, डिपॉजिट मोर देन 12 महीने क्लास, बैंक डिपॉजिट, वो जो बैंक डिपॉजिट है वो तो इंक्लूड होता ही होता है। इन्वेंट्रीज जो होती है क्लास वो इंक्लूड नहीं होती, क्लियर है। इन्वेंट्री, तो इसका ऑप्शन नंबर क्लास क्या होगा, डी होगा 34। इसमें कुछ लिखा नहीं है इन्वेंट्री के लिए, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी है। विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड डायनामिक, क्लास ध्यान रखना, जो डायनामिक एनालिसिस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। आप एच डी याद रखना, एच डी मूवीज देखते हो ना, एच डी, हॉरिजॉन्टल जो है वो डायनामिक है, और जो स्टैटिक होता है ना वो वर्टिकल होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कौन सा डायनामिक जो है वो क्लास, कौन सी बैलेंस शीट को डायनामिक बैलेंस शीट या कौन सी एनालिसिस को डायनामिक एनालिसिस मानी जाती है, वो है क्लास हॉरिजॉन्टल। और स्टैटिक जो माना जाता है क्लास, कौन सी चीज को आप स्टैटिक मानते हो, जो स्टैटिक होता है क्लास वो होता है वर्टिकल। ध्यान रखना क्लास, ये तो आप रट लेना अच्छे से, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है वो सिग्निफिकेंट किसके लिए होता है, यानी कि हु आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इन्वेस्टर्स बिल्कुल होते हैं, बैंकर्स होते हैं, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट बिल्कुल सब, एम्प्लॉय मैनेजमेंट जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में, बैंकर लोन देने से पहले, और इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग करने से पहले वो जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में। सो दे आर पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू ऑफ टू फर्म, ध्यान रखना, दो अलग अलग फर्म है तो ये होता है इंटर कंपैरिजन। और दो सेम फर्म होंगी, मान लो रिलायंस अपनी इस साल की बैलेंस शीट को पिछले साल की बैलेंस शीट से कंपेयर कर रहा है, इंट्रा, लेकिन रिलायंस टाटा से कंपेयर कर रहा है तो इंटर। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ वन फर्म विद दोज ऑफ अनदर फर्म बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। तो मैंने बताई दिया क्लास, एक ही इंडस्ट्री के अंदर अगर कंपैरिजन हो रहा है तो वो क्लास इंटर फर्म कंपैरिजन है, ध्यान रखना, इंटर फर्म, ठीक है। अच्छा सुनो 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 क्लास, गलत बता दिया मैंने, इंट्रा फर्म, अगर एक ही इंडस्ट्री में कंपेयर हो रहा है तो इंट्रा, इंडस्ट्री अलग अलग है तो इंटर। वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट सबको पता है, दो कॉलम बनते हैं, परसेंटेज चेंज परसेंटेज चेंज। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बेस किसको लेते हो क्लास, टोटलिंग को। अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो बेस लेते हो किसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट, ईच आइटम ऑफ द बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ, हर एक आइटम जो है क्लास आप प्रेजेंट कैसे करते हो, किसके परसेंटेज में शो करते हो। While preparing common size balance sheet, each item of balance sheet is expressed as percentage of total asset, यानी कि हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते वक्त टोटल असेट को देते हैं 100%, और सारी चीजें जो है हम टोटल असेट से कंपेयर करते हैं, यानी कि चाहे फिक्स असेट हो, चाहे करंट असेट हो, चाहे लाइबिलिटी हो, हम हर एक आइटम को डिवाइड किससे देते हैं, टोटल असेट से, इंटू करते हैं 100 ताकि परसेंटेज का पता पड़ जाए।
कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके जरा इसका आंसर सब लोग कमेंट करो फटाफट, कमेंट चाहिए मुझे सब लोगों से वीडियो का आंसर, ठीक है। तो आपको बोला क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। बच्चों मैं बता दूं, ऑपरेटिंग रेशियो का दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं है, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो पूछा गया है। आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 5 लाख का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 75,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो ये तो आ रहा है 15%, ठीक है। लेकिन आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो पूछा है, ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो आपको पता होगा, अगर आप 100 में से ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो को घटा दो तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पता चल जाएगा। इसका आंसर है 85। क्लियर है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, यहां मैंने ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है, अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछता तो आंसर इसका 15% होता। चलो, कॉल्सिन एरियर इज शोन एज, कॉल्सिन एरियर को बैलेंस शीट में कहां दिखाते हो, शोन एज वे ऑफ डिडक्शन, वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ध्यान रखना, जो कॉल्सिन एरियर है वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं बाय वे ऑफ डिडक्शन, और कॉल्सिन एडवांस जो है वो अदर करेंट लाइबिलिटी में। ओके, डिविडेंड रिसीव बाय अनदर अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज। क्लास दो तरह के एंटरप्राइज होते हैं, फाइनेंशियल यानी कि बैंक्स, और नॉन फाइनेंशियल यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो अगर उनको डिविडेंड रिसीव हुआ है, क्लास पता है आपको, जो डिविडेंड मिलता है वो इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, इसीलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंशियल कंपनी, क्लास कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हो, ध्यान से सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चाहे फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, चाहे फाइनेंशियल कंपनी चाहे कैसी भी कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, डिविडेंड पेड हमेशा और हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। क्लियर है क्लास? अब जरा मुझे बच्चों एक बार आप कमेंट करके बताओ, पेटेंट परचेज लिखना आंसर में, पेटेंट परचेज डैश कौन सी एक्टिविटी। पेटेंट परचेज अगर किया है क्लास एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए, तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में जाता है, ध्यान रखना, इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस। एंजल लिमिटेड एक स्टॉक ब्रोकर है यानी फाइनेंस कंपनी है, परचेज करती है क्लास शेयर। क्लास देखो, इनका शेयर खरीदना बेचना सुबह से शाम तक का काम है, तो इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कोई स्टॉक ब्रोकर का काम क्या है, शेयर खरीदना शेयर बेचना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग नहीं है, क्योंकि ये क्लास एक स्टॉक ब्रोकर है, ये एक फाइनेंस कंपनी है, इनका रेगुलर काम ही यही है, शेयर खरीदना शेयर बेचना। अगर क्लास कोई ऐसी कंपनी होती, अदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती, तो उसमें ये खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता। Once the debentures are redeemed, the amount of debenture redemption reserve is transferred to capital reserve. एक बार डिबेंचर रिडीम कर दोगे तो उसका जो बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो, डीआरआर का बैलेंस। क्या ये सही है? पहले मुझे बताओ डीआरआर का परसेंट कितना होता है, डीआरआर का परसेंट कितना होता है 25%, और डीआरआई का 15%। किन कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को डीआरआर नहीं बनाना है, बैंकिंग कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना है, आउट ऑफ कैपिटल से रिडीम कर रहे हो तो डीआरआर नहीं बनाना है आपने, ऑल इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई उसको भी डीआरआर नहीं बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? ना डीआरआर ना डीआरआई। तो आप मुझे बताओ क्लास कि क्या कैपिटलिज्म में डालते हो, नो, स्टेटमेंट फॉल्स। कहाँ जाता है, डीआरआर को क्रिएट करते हो तो क्या एंट्री क्या पास करते हो, स्टेटमेंट ऑफ पेन अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, और क्लोज करने की डीआरआर टू जनरल रिजर्व। ढंग से पढ़ना, अदरवाइज क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा। चलो 47, थ्री एसिस लिमिटेड ये नाम है कंपनी का, डिसाइड टू रिडीम 2000 डिबेंचर्स 100 each redeemable at 10% premium, the company will have invest the specific amount। क्लास सुनो मेरी बात को, आप 2000 डिबेंचर रिडीम करने वाले हो, 100 का एक है, तो ये अमाउंट बनेगा 2 लाख। हमेशा चाहे इंटरेस्ट देना हो, चाहे डीआरआर बनाना हो, चाहे डीआरआई, वो फेस वैल्यू पे ही बनता है। तो 2 लाख का 15% 30,000 रुपए इन्वेस्ट होगा, और जिस डेट को आप डिबेंचर रिडीम करने वाले हो उस डेट से जस्ट पहले आपको जो है डीआरआर बनाना है, मतलब कि डीआरआई बनाना है। तो लो, इस क्वेश्चन में क्लास एक मिस्टेक और हो गई क्लास, माफी चाहूंगा, जल्दीबाजी के कारण मिस्टेक हुई है। इसमें डेट इसमें लिखा ही नहीं है, ध्यान रखना क्लास। ये मान लो रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम, मैं डेट लिख देता हूँ फिर आप मुझे आंसर बताना। रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम ऑन 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 को मान लो रिडीम हो रहा है, तो 1 अक्टूबर 2018 से पहले जो 31 मार्च 17 आएगी, 31 मार्च 17 को बनेगा डीआरआर। ध्यान रखना, 31 मार्च 17 को बनेगा डीआरआर, और विद इन 30 डेज, सॉरी 31 मार्च 17 को नहीं 18 को बनेगा, विद इन 30 डेज आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, तो यानी कि 30 अप्रैल 2018। मेरी बात ध्यान से सुनना, दिसंबर की तो कोई बात ही नहीं आएगी इसके अंदर।
आप ध्यान सुनना, जिस डेट को आप डिबेंचर रिडीम करोगे, जिस डेट को आप डिबेंचर रिडीम करोगे, उससे जस्ट पहले जो 31 मार्च आएगा, जस्ट पहले, उसमें आपको डीआरआर बनाना है और उसके 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर आपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर देना है। ओके, अमाउंट सेट असाइड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डीआरआर बाय क्लास, किसको डीआरआर बनाना है? ऑल कंपनी एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, ऑल कंपनी एक्सेप्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल, या ऑल कंपनी एक्सेप्ट बैंकिंग एंड ऑल इंडिया? तो सही आंसर डी है, सारी कंपनी को बनाना है, बस बैंकिंग कंपनी को नहीं बनाना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नहीं बनाना है। चलो वीडियो पॉज करके आंसर बताओ फटाफट। अनमोल लिमिटेड है, रिडीम करें 10,000 डिबेंचर, 100 का एक, प्रीमियम 10%, अमाउंट शुड बी सेट असाइड टू डीआरआर। तो देखो आपका इश्यू किसी पे भी हो रहा सही, रिडीम किसी पे भी हो रहा सही, 10,000 डिबेंचर है, 100 का एक बनेगा 10 लाख, और 10 लाख का 25% जो बनता है वो डीआरआर में आएगा, यानी कि 2.5 लाख, और 15% यानी कि 1.5 लाख रुपए आएगा डीआरआई में। अब लास्ट क्वेश्चन है क्लास, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मैं अगला वीडियो क्लास जल्दी से लेके आऊं। कितना अच्छा लगता है आपको, समझ आता है कि नहीं, सारे लाइक से मुझे पता चलता है। बाकी कमेंट में क्लास अपना सुझाव जरूर देना। 50 क्वेश्चन पूरे चैप्टर का, पूरी बुक का रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में क्लास जो आएगी थोड़ी और इससे लेवल उसका अप होगा। कमेंट करके स्कोर एवरीवन जरूर बताना, ठीक है। अमाउंट इज नॉट इन्वेस्टेड इन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट इफ, प्लस डीआरआई में इन्वेस्ट नहीं करना कब? नॉट कन्वर्टेबल, पार्टली, प्लस फुल्ली कन्वर्टेबल की सिचुएशन में हम डीआरआई में नहीं इन्वेस्ट करते। क्यों? उस सिचुएशन में ना ही डीआरआर बनता है और ना ही डीआरआई। क्लियर है क्लास? तो आप मुझे कमेंट करके बताओ आपका स्कोर कितना है। नेक्स्ट वीडियो में क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।